हेलो बालको। तो आज केमिस्ट्री का पूरी केमिस्ट्री का हमें समझ में आता जाएगा प्रश्न, उसका मैं आंसर आपको बताता जाऊंगा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे चाहे हिंदी मीडियम वाले बच्चे सभी के लिए बेस्ट है ये। इसमें सब वैरायटी के क्वेश्चन लेकर आया हूं, ऐसा नहीं कोई पर्टिकुलर चैप्टर लेकर मैं आऊं। इस लेक्चर को मिस मत करना। अगर इसको मिस कर दिया तो बाद में इस लेक्चर को मिस करोगे। समझ रहे हो? डोंट मिस दिस, अदरवाइज यू आर मिस इट। तो बालक, इसमें लिखा मैंने क्या है, देखो क्या लिखा, पढ़ लो एक बार तुम लोग। इधर से मैं खड़ा हो जाता हूँ। देखो, कह नहीं सकता कितना मिलेगा, अगर आपने लेक्चर छोड़ा तो एग्जाम के बाद, या लेक्चर देखकर पछतावा तो होगा भाई क्यों छोड़ा था हमने। काश हम इसको पढ़ लिए होते, क्योंकि इस लेक्चर में कुछ ऐसा बताने वाले हैं। ऐसा एक्चुअल में हर बच्चे को सब कुछ आता है। हाँ, मोस्ट टैलेंटेड है, मुझे पता है। आपके चर्चे होंगे चारों तरफ, तो सिचुएशन ऐसी बड़ी बात नहीं है कि आपको आता नहीं है। मजाक है, सब कुछ इजिली आ जाएगा। लेकिन क्या होता है, उस तरीके से आपको समझने का मौका नहीं मिलता है। हर कोई आईटी जेई पढ़ा रहा है, तो तुम लोग को बोर्ड का कौन पढ़ाए फिर? सब आईटी जेई है। अरे नाम नयन सुख हो जाने से ये नहीं कि व्यक्ति अंधा नहीं होता। समझ रहे हैं? तो बालको, हम आज डिस्कस करेंगे बेसिक क्वेश्चन, नहीं हम हर बात का आंसर बहुत सॉर्ट आउट करके तुमको बताएंगे। वो सुनिए, आप अपने वर्ड्स में आंसर लिखिए। इफ यू आर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, यू कैन राइट द आंसर इन ओन लैंग्वेज। इफ यू आर नॉट एबल टू राइट द आंसर इन ओन लैंग्वेज, इट्स मीन यू आर नॉट बिलोंग टू द इंग्लिश मीडियम स्कूल। हाँ, if you are learning in school medium Indian medium school, then I can understand ki you are unable to write in English. But if you are the student of English medium school, then you should able to write the answer in English. Either I tell in Hindi or in English. Okay, because I speak in totally in English. If I speak totally in English all things, then you know you are not, you cannot easily understand the all things that I want to deliver you or told you. That's why I use my English, Hindi plus English. It's my talent. It's your talent. क्या बात है सर, आप अंग्रेजी बहुत खतरनाक बोलते हैं। अरे आती है, थोड़ी बारी आती है, अंग्रेजी बोल लेते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, मजाक है। हिंदी हिंदी है, भाव भाषा पता नहीं क्या चलता है। चलो उस पर डिस्कस नहीं करना है। अभी किताब लिखी है बेटा मैंने तीसरी किताब लिखी लगभग, समझ लीजिए बेटा। अभी पब्लिश कराने कोई मसला नहीं है, लेकिन किताबें लिखा, मेरे भाई ने भी किताबें लिखी। अभी पे हम लोग को प्रधानमंत्री सर्टिफिकेट मिला था किताब लिखने का, हमको भी, भाई को भी। अब दूसरी किताब भी लिख दी है, वो भी बहुत लिखे हैं। बुक का नाम नहीं बताएंगे, बुक जैसे आएगी तुम लोग मजा आ जाएगा, पढ़ के लगेगा हमने युवाओं पर लिखी है। ठीक है बेटा, हमने अभी तक अपने इसमें अपनी 30 लाइफ टाइम में 269 किताबें कंप्लीट हो चुकी हैं हमारी। मेरा टारगेट है 25 साल तक 300-500 किताबें पढ़ लेना। किसी भी राइटर के, विवेकानंद की किसी भी किताब का नाम लोगे तो हम फट से बता देंगे इसमें कहाँ का है। मैं इतना ज्ञानी नहीं, विवेकानंद नहीं हूं मैं। वो बहुत महान थे, मतलब थोड़ा बड़ा, उनकी किताबें पढ़ के थोड़ा ज्ञान आया है। बुक्स पढ़नी चाहिए। हमको लगता है कि ये टेक्नोलॉजी है ना, ये टेक्नोलॉजी यूज करके हम अपने आप को जीनियस समझ रहे हैं, बट टेक्नोलॉजी मेकिंग अस लुल। हम कुछ नहीं जानते। टेक्नोलॉजी के सामने झूम लेना, बता देना सब कुछ, मतलब आई एम ऑल्सो यूजिंग द टेक्नोलॉजी, बट जीनियसिटी जो होती है, जीनियस लोग, वो टेक्नोलॉजी हो ना हो, जीनियस जीनियस होता है, वो दिखाई देता है। और जीनियस तब बनोगे जब आप बुक्स पढ़ोगे। आपके पास बुक्स का कोई नॉलेज नहीं होता है। एग्जाम टाइम तक आप केवल अल्टरनेटिव्स ढूंढते रहते हो। पूरा अल्टरनेटिव चाहिए तुमको, सच तो यही है। हर चीज का अल्टरनेटिव चाहिए। पढ़ाई का अल्टरनेटिव चाहिए, खाने का अल्टरनेटिव चाहिए, मेडिसिन का अल्टरनेटिव चाहिए। दवाई कड़वी नहीं होनी चाहिए, दवाई मीठी होनी चाहिए। टॉनिक पी लेंगे आप ढका ढक ढका ढक, है अल्टरनेटिव। हम लकड़ी जला नहीं सकते, डायरेक्ट हीटर लगा देंगे ढकसानी। व्हाट आर यू डूइंग नाउ? इस टेक्नोलॉजी के चक्कर में हम लोग सब चीज का अल्टरनेटिव ले रहे हैं। अल्टरनेटिव लेकर हमेशा परेशान रहेंगे केवल। एक मास्टर तब होता था, उस समय जब हम बचपन की बात बताए तुमको, अपनी कहानी। एक मास्टर सब पढ़ा देता था। हिंदी पढ़ो उससे, इंग्लिश पढ़ो उससे, मैथमेटिक्स पढ़ो उससे, ज्योग्राफी पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ो, इकोनॉमिक्स पढ़ो, पॉलिटी पढ़ो, सिविक्स, जो भी है सब सब पढ़ो तुम उससे। हम लोग को तभी ये सोचना नहीं पड़ता था कि ये गणित के टीचर हैं, वो फिजिक्स टीचर हैं, वो केमिस्ट्री टीचर हैं। बट नाउ हम लोग ये सोचना पड़ता है, उनसे हम बायोलॉजी नहीं पूछ सकते, बिकॉज दे बिलोंग टू द फिजिक्स, दे बिलोंग टू द केमिस्ट्री। आई डोंट लाइक दैट। कि इस तरह का होना बहुत बुरा लगता है। बच्चा भी सोचता है कि जब एक टीचर सारे सब्जेक्ट पढ़ा नहीं सकता तो हम सारे सब्जेक्ट पढ़ेगा। तो बेटा हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, 10th क्लास तक मैथ, मैं सब कुछ पढ़ाता हूँ भाई। 12th में मैंने बायोलॉजी ली है, मतलब मेरा इंटरेस्ट पता नहीं कैसा था, मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब पढ़ना चाहता था। लेकिन किसी डर गया एक बार मैथ से मैं, फिर दिमाग में आया, फिर रेस्ट आउट आगे निकल चुका था। तब भी मैंने मैथ की बहुत प्रैक्टिस की कि हमें आ जाए। स्टिल फिजिक्स अगर पढ़ा लेता हूँ तो मैथमेटिक्स आना जरूरी है, उस लेवल का तो आता है।
मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, आई कैन टीच ईच एंड एवरी सब्जेक्ट टू यू। क्योंकि मैंने बेटा अपनी अभी तक जैसे 2 साल मैंने आईएएस की प्रिपरेशन की है, जिसमें मैं 1-1, 2-2 नंबर से बाहर आया मैं प्रीलिम्स से। तो मुझे डाउट हुआ कि शायद कुछ कमी है, बिकॉज़ मैं विदाउट कोचिंग करता था। तो सिचुएशन ये है कि हम लोग कुछ ठान नहीं पा रहे हैं। विद्यार्थियों को क्वेश्चन ये आता है कि भैया हमारा मन विचलित होता है, हम पढ़ नहीं पाते हैं। अरे कैसे पढ़ पाओगे यार? तुम्हारा संकल्प दृढ़ नहीं है। इस दुनिया में फेल वही है जिसका संकल्प दृढ़ नहीं है। शायद मेरा आईएएस पे दृढ़ संकल्प नहीं हो पाता, क्योंकि मुझे पढ़ाना भी पड़ता था और खुद भी पढ़ना पड़ता था। बीएससी कर रहा था, दुनियादारी सब चल रही थी मेरे साथ, तो मैं बहुत डिस्ट्रीब्यूटेड था। दैट्स व्हाई आई वुड अनेबल टू सक्सेस दैट, कंप्लीट गेट अचीव दैट सक्सेस दैट आई वांट। तो सिचुएशन ये है हमारे पास कि अगर आप दृढ़ संकल्पित किसी चीज को हो जाते हैं तो कैसे नहीं मिलेगी आपको, वो मिलेगी, मिलना ही पड़ेगा उसको। तो दृढ़ संकल्पित होइए, तब जाके आप बढ़िए आगे। लेकिन बिना दृढ़ संकल्प बस जूझे पड़े हैं, आज ये पढ़ रहे हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी, कभी इकोनॉमिक्स पॉलिटिक्स, दुनियादारी कर रहे हो ना आप लोग, ये अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हो ना। एक टीचर से सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते हो आप। एक टीचर पढ़ा रहा है तो बदलो मत। अगर फिजिक्स मुझसे पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री मुझसे पढ़ा, तो मुझे से पढ़ो बस। 10 से टीचर से पढ़ोगे, तुम्हारा दिमाग तुमको लुल बना रहा है, सिंपल सीधी बात। इसी को कहते हैं छत के ऊपर है जो रूफ, जो इन बातों को ना समझो बेवकूफ, वही बातें होती हैं। तो मामला ये है कि आप अल्टरनेटिव कम से कम यूज करो। टेक्नोलॉजी आपको किसी काबिल नहीं रखी। वैसे कहते हैं जो स्मार्टफोन रखते हैं उनके पास, उनके अंदर स्मार्टनेस नहीं होती। सब मेरे पास भी नहीं है, मेरे पास कोई मोबाइल है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है कुछ। बस ये मोबाइल में विद्यार्थियों ने मेरा चैनल बना दिया, सब दुनियादारी चल रहा है सही। तो आपको अपने पर विश्वास करना पड़ेगा, अपने पर आत्मविश्वास करना पड़ेगा, अपना दृढ़ संकल्प। आप छोटा सा निर्णय लो दिन में, उसे रात तक पूरा करो। अगर टारगेट है 4 पेज पढ़ना, तो 4 पेज पढ़ो। जब छोटे-छोटे संकल्प पूरे कर लोगे, तो ये समझ लेना आप कोई बड़ा संकल्प पूरा कर सकते हो। अगर छोटा ही संकल्प नहीं पूरा कर पा रहे हो, तो बड़ा संकल्प कैसे पूरा होगा? कबो नहीं पूरा होगा। तो मैं इस लेक्चर में आज ये सब बताने नहीं आया था, लेकिन चलो फालतू फ्लो में आ गया। मैं आपको केमिस्ट्री के सारे छोटे-छोटे क्वेश्चन बताऊंगा, जिनके आंसर भी आपको बताऊंगा, आपके बहुत ज्यादा वो हेल्पफुल होंगे। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। बिफोर द स्टार्टिंग लेक्चर थोड़ा सा पानी वानी पी लिया जाए। चल भाई स्टार्ट करते हैं। यही तो थी चेतावनी जो मैंने आपको दे दी, बाकी आप समझदार हैं। बड़ी मजाक में एक टीचर क्वेश्चन पूछता है कि भैया, हमने कहा एल्कोहल इज सॉल्युबल इन वाटर। हमने कहा बाहर जाओ देखो जाके, पानी मेरा, उनसे पूछो घुलता कि नहीं घुलता, बता देंगे तुमको घुलता है। लेकिन उसके पीछे जो साइंस है उनको थोड़ी ना पता है। तो भैया अल्कोहल सॉल्युबल इन वाटर मतलब अल्कोहल पानी में घुल जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो लिखेंगे आंसर इसमें ये होता है कि बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वजह से अल्कोहल वाटर में सॉल्युबल है। आई एम टेलिंग इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ, आपको मिक्स करना है। मैं बता रहा हूं ना कि आपको समझना है चीजों को, मैं बस समझाने के लिए लेक्चर बना रहा हूं ये। तो आपको दिखाना कैसे है, जैसे आपका ये एथेनॉल है, मोस्टली एथेनॉल, ये ठीक है। और बेटा ये आपका क्या है, वाटर है। ये H और इस O के बीच में क्या बन जा रहा है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जा रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जा रही है। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बेटा जब भी लिखेंगे आंसर, तब ये डायग्राम जरूर बनाएंगे, नहीं तो टीचर नंबर नहीं देगा तुमको। तो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, अल्कोहल्स आर सॉल्युबल इन वाटर। पहला क्वेश्चन कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। नेक्स्ट वन क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल्स आर वेरी हाई than ethers. Answer will be alcohols form hydrogen bond whereas ether not. That's why ether has less boiling point. Alcohol has high boiling point. लेकिन बच्चा तुम ये सोच रहे होगे, अरे किस लिए पड़ गया बॉइलिंग पॉइंट, बोलो तो। देख भाई, ईथर मान लो एथिल अल्कोहल है, कितना कार्बन इसमें, 2 कार्बन, कितना ऑक्सीजन इसमें 2, कितना हाइड्रोजन 6, 1 2 3 1 2 3 3 हाइड्रोजन है कि नहीं है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के लिए OH हो या NH हो या COOH हो, ये 3 परिस्थितियां दिखनी चाहिए तुमको, या F हो। भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ऐसा नहीं नॉर्मल बॉन्डिंग नहीं होती, बट वहीं पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है।
ये इंटरमोलिकुलर हो सकती है, एक ही मॉलिक्यूल में सब चिपक सकते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल आपस में चिपक जाए। इंट्रामोलिकुलर नहीं सॉरी, इंटर मतलब तो डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल चिपके, इंट्रा मतलब सेम मॉलिक्यूल में क्या हो जाए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए। अब यहां तो ये इंटर है, ये अलग वाटर, ये अल्कोहल है, इस सब सिचुएशन में क्या बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। भैया ईथर अल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता, ठीक, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, मेल्टिंग पॉइंट कम है, अल्कोहल का ज्यादा है। आप ये जानना चाहते हो हमसे कि क्यों भाई, क्यों ज्यादा हुआ, तो देख भाई, अगर अल्कोहल को तुम्हें तोड़ना है बॉइलिंग पॉइंट के तरीके से, तो ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, और एक ये एडिशनल बॉन्ड है। ये बॉन्ड कहां था जो आ गया, पानी के साथ मिलकर एक बॉन्ड और बन गया अल्कोहल का। तब भैया इस बॉन्ड को भी मैनेज करना पड़ रहा था, टेम्परेचर और बढ़ाना पड़ रहा है भाई साहब। ये एडिशनल बॉन्ड आ गया, एक बॉन्ड मतलब दो बॉन्ड, एडिशनल आ गया तीन बॉन्ड। इसमें भैया सिचुएशन उतना नहीं है, एक बॉन्ड दो बॉन्ड, यहाँ तीन बॉन्ड। इस तरह सोचेंगे तब भी सही समझ जाएंगे। तो यहाँ एडिशनल बॉन्ड बन जाता है, इसलिए अल्कोहल का भैया बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन बॉइलिंग पॉइंट लेकर। तीसरा क्वेश्चन टीचर कभी कभी पूछ देता है कि नितिन, हमका हाँ बताओ भैया, ये अल्कोहल लोग जो होते हैं तुमने इनके बारे में बता दिया, मैं अच्छा लग रहा है, लेकिन जरा ये बताओ कि मान लो मेरे पास ये है मेथिल अमीन, ठीक, मेथिल अमीन, या फिर ले लो अमोनिया, कोई भी NH2 वाला ग्रुप, ये लोग काहे पानी में डिजोल्व हो जाते हैं, इनका क्या कारण है, तो भैया हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये पानी में घुल जाए, इनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाए, इनका मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ जाए, इसका कारण हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसके अलावा कुछ नहीं होता है, खत्म, दिमाग छोड़ो इनको। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की वजह से देखो भैया तीसरा क्वेश्चन भी रेडी हो गया। चौथा क्वेश्चन देख भाई, मान लो तुमको दिया भैया CH3 CH2 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 Cl, और एक दिया मैंने बेटा CH3 CH2 CH2 CH, कितना हो गया भाई, इसको रुक जा भाई, 1 2 3 4, हाँ यहाँ पर मैंने Cl लगा दिया, यहाँ मैंने CH3 लगा दिया। इसका नाम है क्लोरोब्यूटेन 1 क्लोरोब्यूटेन, क्या बोल रहा हूं मैं, 1 क्लोरोब्यूटेन, इसका नाम है 2 क्लोरोब्यूटेन। ये 2 क्लोरोब्यूटेन, ये 1 क्लोरोब्यूटेन, व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस, सीबीएसई में बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन, सीबीएसई वाले बच्चे दिमाग खराब, हम क्या करें भाई, क्लोरीन 1 नंबर मिला, क्लोरीन 2 नंबर, यही डिफरेंस है, नहीं देखो यहां पर इस कार्बन को देखो, इसके पास एक तरफ CH3 लगा है, हमने कहा हाँ, एक तरफ H लगा है, हमने कहा हाँ, कहा एक तरफ ये ग्रुप लगा है, हमने कहा हाँ, एक तरफ ये ग्रुप लगा है, ये चारों ग्रुप अलग अलग है, हमने कहा हाँ, तो बस काम खत्म हो गया। ये एसिमेट्रिक कार्बन है, कैसा बेटा, एसिमेट्रिक कार्बन, और एसिमेट्रिक कार्बन अगर प्रेजेंट होता है तो वह प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर देता है, तो कह सकते हो इट इज ऑप्टिकली एक्टिव और इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। कैसे सर, देखो बालक, यहां पर मान लो तुमने क्या लगा दिया, क्लोरीन लगा दिया, यहां H लगाओ, यहां पर H लगाओ, CH2Cl था ना, इस स्थिति में देखो इस कार्बन के पास 2 H सेम सेम लग गए, इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर कार्बन की चारों वैलेंसी अलग होती है तो उसे बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव है, अगर कार्बन की चारों वैलेंसी डिफरेंट डिफरेंट है तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं, डिफरेंस है इनएक्टिव, यहां 2 हाइड्रोजन लग गए तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ये प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर देगा, इट विल बी अनेबल टू डू दैट, यह प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं कर पाएगा, यानी समतल ध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित नहीं कर पाएगा। चलिए तो बेटा ये क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा जा सकता है तुमसे, देखो एक्चुअल में पीछे तुमसे कहेगा गिव एनी 2 रिएक्शन या 2 इक्वेशन, या एक इक्वेशन दो कि फिनॉल एसिडिक है, तो भाई एसिड होने के लिए कौन से प्रमाण दिए जाए, बड़ा गजब क्वेश्चन है ये। मान लो तुम्हारे पास ये फिनॉल है, अब तुम्हारे पास प्रमाण देने कह रहा है फिनॉल एसिडिक नेचर का है, कैसे प्रूफ करोगे, तो हम इसमें सोडियम मेटल डाल देंगे, क्या डाल देंगे, सोडियम मेटल। दुनिया का कोई भी एसिड हो अगर मेटल से रिएक्शन करेगा, दुनिया का कोई भी एसिड हो अगर मेटल से रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी नहीं निकलेगी, निकलेगी, निकलेगी भाई निकलेगी, और सॉल्ट सोडियम बनेगा, यहाँ बनता है सोडियम फिनॉक्साइड।
सोडियम फिनॉक्साइड का बनना या हाइड्रोजन गैस का निकलना इस बात का प्रमाण है, एविडेंस है कि फिनॉल कैसा है, एसिडिक है। ये बात भी दिमाग में रखो। एक क्वेश्चन और सुनो, 5। अगर कहा जाए फिशेस जो होती हैं वो एकदम कोल्ड वाटर में रहना ज्यादा पसंद करते हैं कंपैरिजन टू हॉट वाटर, क्यों ऐसा होता है? ये मैंने भी अपने शॉर्ट्स में भी अपलोड कर रखा है। तो देखिए बालक, as we know, as the temperature decreases, the solubility of oxygen in water all increases. अगर पानी का तापमान घट जाता है तो उसमें ऑक्सीजन घुलने ज्यादा लगती है, इससे बेस्ट एक्टिविटी हो जाती है मछलियों की। जबकि गर्म होने पर पानी गर्म होता जाता है, ऑक्सीजन की मात्रा उसमें कम होती जाती है, जो प्रॉब्लम करती है मछलियों के लिए। तो क्यों ठंडे में रहें, समझ में आया? चल भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, कभी कभी टीचर ये कहता है आपने पढ़ा होगा एमीन्स। हमने कहा हाँ भैया पढ़ा तो है एमीन्स, बताइए उनका हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन वही है, हाइब्रिडाइजेशन। तो भैया आपने पढ़ा एक्चुअल में अमोनिया था, अमोनिया का एक H निकाल दिए, इसमें एक कार्बन जोड़ दिए कि नहीं जोड़ दिए, फिर दूसरा H निकाल दिए, दूसरा कार्बन जोड़ दिए, एक H बचा, फिर भैया तीसरा भी निकाल दिए, तो तीनों निकल गए। अब प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्सरी अमीन, ये तो हमको भी पता, तुमको भी पता है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन बताइए सर। हाइब्रिडाइजेशन बेटा, अमोनिया पर हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। कौन सा? sp3। ऐसा स्ट्रक्चर होगा इसका। ऐसे, ठीक, sp3। वैसे क्या होता है, विस्पर थ्योरी इसको पिरामिड बताती है। बॉन्ड एंगल बेटा नोट करेंगे 107 डिग्री, कभी कभी लिखा रहता है 106 डिग्री 45 मिनट, तो आप इतना याद रखेंगे अच्छा रहेगा। बॉन्ड एंगल कितना है बेटा? बॉन्ड एंगल इज 107, आई मीन 107 डिग्री। ये हाइब्रिडाइजेशन कितना है? sp3। इन पे भी ज्योमेट्री कैसी होगी? sp3, बट थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड रहेगी बिकॉज ऑफ बल्कियर ग्रुप, ये बढ़ जाएंगे, वो अमोनिया का है। तो बेटा ये भी ध्यान रखिए, डिस्क्राइब द हाइब्रिडाइजेशन नेचर, तो ये ध्यान रखिए। अमोनिया एसिडिक है या बेसिक, इस बात का प्रमाण आपसे पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है, बहुत आसानी से पूछा जाएगा आपसे पूछा जाएगा। अच्छा रुको पहले इसको मिटा दो। अमोनिया कैसे नेचर बेटा? बेसिक नेचर में, बिकॉज इट इज एबल टू डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन पेयर। ये लेविस बेस है बेटा, क्या है ये? लेविस बेस। लेविस बेस का मतलब क्या होता है? एनी organic compound, inorganic compound that able to donate electron pair, that is lone pair, we can call that base, Lewis base। ओके, जो इनको एक्सेप्ट करेगा वो लेविस एसिड। मान लो AlCl3 क्या है? लेविस एसिड। इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, ये डोनेट करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा, ये लेविस एसिड हो गया। चलो कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ जाते हैं, मिटा दे। तो लेविस एसिड लेविस बेस में ध्यान रखेंगे बेटा। अच्छा एक बात क्वेश्चन पूछा जाए कि CH3NH2, इस पे भी लोन पेयर है, और एक NH2 NH3, ये भी बेस है। दैट इज आल्सो बेसिक। बेस नहीं कह सकता, बेसिक नेचर इसका भी, बेसिक नेचर इसका थी। व्हिच इज मोर बेसिक? तो आंसर बालक होगा कौन? मेथाइलएमीन इज मोर बेसिक। मेथाइलएमीन इज मोर बेसिक देन अमोनिया बिकॉज ऑफ प्लस आई इफेक्ट, बिकॉज ऑफ प्लस आई इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा है, इसका लोन पेयर क्या हो जाएगा? लोना पेयर हो जाएंगे। अब लोन पेयर लोना पेयर बन गया, समझ जाओ कहानी बढ़ गई। डोंट राइट इन लोना पेयर यार, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि लोना पेयर मतलब बड़ा हो जा रहा है, ठीक है। इसमें बढ़ाने वाला ना कोई है नहीं, ऐसे ही लटके रहेंगे, तो इसका हो जाएगा बेसिक नेचर हाई। इतनी बात क्लियर है? चलो और एक बात ध्यान रखो बेटा, CH3 NH2 CH3 NH CH3, और बेटा CH3 NCH3 CH3, ठीक है। अब ये BC, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना विच इज मोर बेसिक। एक इधर भी बेटा, जितने ज्यादा एल्किल ग्रुप होते हैं उतना ज्यादा बेसिक होता है, इतना मैं हिंट कर रहा हूं आपको, लेकिन ये सबसे ज्यादा बेसिक तो नहीं होगा, याद रखना, क्योंकि उसके बाद देने के लिए H नहीं बचे, याद रखें। एक और दे रहा हूं बेटा, यही दो पूछे जाएंगे आपके बोर्ड में,
पूरा दिमाग लगाएं कि आपको पता भी हो आपको क्वेश्चन कैसा होना चाहिए आपके साथ। C2H5N C2H5H, यहाँ पे लिख लो C2H5N C2H5, यहाँ पे लिख लो C2H5 ABC। इनमें भी अरेंजमेंट बताना बेटा ABC, ठीक है। तो आप लोग को ये समझाता हूँ। एक का आंसर मैं बता दे रहा हूँ, एक आंसर होगा बेटा 213, मतलब 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री, और एक का आंसर होगा बेटा 231 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री। वो आपको अंदाजा लगाना है कौन सा 213 231 होता है। ये सभी क्वेश्चन पेपर में फंसेंगे, मजाक नहीं करना, मैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। आप लोगों में से कई लोगों को नहीं पता होगा, सर ऑप्टिकल लेक्चर देख ले बेटा, करेक्ट चल रहा है नहीं चल रहा सब कुछ। हाँ चलो साफ हो गया बोर्ड। अब सुनो, मान लो तुमसे क्वेश्चन पूछा गया है, एक है तुम्हारा बेटा एल्किल अमीन, कौन सा बेटा, एल्किल अमीन, मतलब कोई भी ग्रुप लगा, मान लो मैंने कह दिया एथिल अमीन, एथिल अमीन, और बेटा एक एरोमेटिक अमीन ले लिया मैंने, एनिलीन ले लिया, क्या ले लिया बेटा, एनिलीन, और आपसे पूछ दिया बता भाई कौन बेसिक ज्यादा है, तो आंसर आएगा बेटा एथिल अमीन इज मोर बेसिक देन एनिलीन। रीजन होगा बिकॉज इट्स लोन पेयर इन्वॉल्व इन रिजोनेंस। बेंजीन इनके लोन पेयर को लोनी पेयर बना देगा, इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, घसीट लेगा, बल्कि यहां पर ये और देना पड़ेगा, इनके लोनी जो है लोना पेयर बन जाएंगे, समझ रहे हैं। तो एल्काइल अमीन इज मोर बेसिक देन एनिलीन बिकॉज एनिलीन शो रिजोनेंस, दैट्स व्हाई इट्स लोन पेयर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द बेंजीन रिंग। ये दिमाग में बिठा लो। क्लियर नहीं क्लियर, क्लियर हो गया। अब देखो बालक, जैसे मैं कहता हूं वैसे समझो, जैसे कि भोली सी सूरत, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है तो इसलिए मैं सोचा मैंने करा ही देता हूं। एक ये सीएल लगा दिया मैंने, ये करा दिया मैंने, और एक करा दिया मैंने Br, और ये H COOH, और एक करा दिया मैंने CH3COOH। ये बेटा A है, ये तुम्हारा B है, ये तुम्हारा C है, ये तुम्हारा D है। टीचर कहता है मोस्ट एसिडिक कौन है भाई साहब, तो तुम पहले इसको देखो, महसूस करो, सूंघो, सबसे नेगेटिव एलिमेंट कौन है, ये सबसे नेगेटिव ये है। ये भयंकर क्या करता है, मानो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचना चालू करता है, बेचारा ऑक्सीजन भी सामने गरीब पड़ता है, क्योंकि दुनिया के सबसे भयंकर यही है फोन, और दूसरे नंबर पे आता है एन। अब क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन घसीटना चालू करता है तो इसके जितने नेगेटिव होते हैं, ये इतना बड़ा था नेगेटिव, खींचना चालू किया, पिन 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 पिन, बहुत ही कम बचता है नेगेटिव। अब भैया H का प्लस बढ़ता जाता है, जैसे नेगेटिव छोटा होता है प्लस तब बढ़ता चला जाता है, बना के यहां से निकल के भाग जाता है। ये भी खींचना चालू करता है लेकिन उतना बेस्ट तरीके से नहीं खींच सकता, खींचेगा लेकिन उतना बेस्ट तरीके से खींचेगा नहीं, ज्यादा नहीं, इतना कम पड़ेगा। समझो तरीका, अंदाजा था तुमको, ये दादाजी बहुत कम खींचते हैं, इतना बड़ा प्लेट था तो इनका बस चुल्लू सा खींचेंगे बस, और इसमें इलेक्ट्रॉन देना चालू करता है, इसका नेगेटिव और बढ़ जाता है। अब बात आती है किसमें सबसे नेगेटिव कम हुआ, इसमें खींच ज्यादा रहा है, इसे कहते हैं नेगेटिव आई इफेक्ट, माइनस इंडक्टिव इफेक्ट। Due to the minus inductive effect, this is more acidic because H easily replaced to this acid. इस एसिड से H प्लस बहुत इजीली क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, और वो एसिड बेस्ट एसिड होता है जो H इजीली दे दे। तो सबसे बेस्ट एसिड, तो बेस्ट एसिड पहचानने के लिए ध्यान तरीका रखो कि उसमें कितना नेगेटिव ज्यादा जुड़ गया है, तो ये होगा पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, ये लास्ट नंबर पे। चलो ये भी क्वेश्चन तुम्हारा कवर कर दिया। अच्छा चलो ये बताओ हमें, ये तुम्हारा हो गया, ये तुम्हारा हो गया भाई, ये तुम्हारा हो गया। पेपर में क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, सर आप क्या जाने, हम लोग की दस्ता है, हाँ तुम्हारी दस्ता हम कैसे समझ सकते हैं, रखो। कभी कभी बच्चे हमसे ये प्रश्न करते हैं, सर आप केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, आपको ज्यादा केमिस्ट्री आती है और नंबर ज्यादा आए होंगे। एक्चुअली में टीचर के नंबर कितने ज्यादा है इससे मैटर मत किया करो कि टीचर को कितना आता है कितना, तो आपको समझ में आ रहा है, इतना ध्यान रखो। फिर भी अगर आप जानना चाहेंगे तो हम कमेंट बॉक्स में अपना नंबर बता दूंगा, परेशान मत उसके लिए। अब हम बात करूंगा तुमसे, जैसे कि हमने एनिलिंग सॉल्बिलिटी पे क्वेश्चन बताया, बॉइलिंग पॉइंट पे क्वेश्चन बताया, ये बात सारी बताया बतानी। एक बेटा याद रखना, दो तरीके होते, एक मेटा डायरेक्टिंग चीजें होती है, मेटा डायरेक्टिंग, एक होती है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो
पैरा डायरेक्टिंग। अब ये कौन होता है ऑर्थो पैरा? भाई देख, मान लो यहां पर OH लगा है, यहां पर NO2 लगा है। अब मान लो FeCl2 रिएक्शन दोनों को करानी है डार्क में, दोनों में प्रोडक्ट बनेगा। वी नो दैट वेल, यू नो दैट वेल, एवरीबडी नो दैट वेल। मेरा पैजामा तुमको सबको कुछ नहीं पता है। अब इसमें आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो बताओ क्या क्या बनाए? बना लिया मन में, जो बना लिया वो बनाए रखना अपने, मैंने क्या कहा, संकल्प, यही बनेगा। बना लिया आता ही नहीं होगा। देखो भाई कैसे करना है। एक्चुअल में जब इसमें प्रोडक्ट बनेगा तो हंसता मुस्कुराता है, बड़ा बढ़िया प्रोडक्ट बनता है। दैट इज ऑर्थोक्लोरोफिनॉल, या कह सकते हो थोड़ा सा ये भी बन जाएगा, थोड़ा थोड़ा बन जाए पैराक्लोरोफिनॉल। बट इसमें जब बनाओगे बेटा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? मेटाक्लोरो। यहां ऑर्थो बना दो, टीचर काट देगा आपका कॉपी को, बिकॉज इट इज मेटा डायरेक्टिंग। सर ये तो हमको पता नहीं, मेटा लपेटा हमको कुछ पता नहीं है, ये किसका बेटा हमको नहीं पता है। समझ भाई, जो छत के ऊपर है उसे रूफ कहते हैं, जो इस बात को ना समझे उसे। अब देखो तो मीटर डायरेक्टिंग कैसे होगा? इसके लिए तुम्हें रेजोनेंस में जाना पड़ेगा, और रेजोनेंस समझने के लिए आपको बहुत टाइम लग सकता है, लेकिन मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूं। ऐसे तो रटने के लिए टीचर कह सकता है भाई CHO पे मेटा होता है, NO2 पे मेटा होता है, और COH पे मेटा होता है। इतना ध्यान कर लो, इन तीन पे मुख्यतः मेटा पे लगाना, और इन्हीं तीन की रिएक्शन भर भर के पूछी जाती हैं। कुछ भी रिएक्शन होगा मेटा बन जाओ, कुछ भी बन जाए मेटा, बाकी जो भी ग्रुप मिले तुम सब पे ऑर्थो पैरा पे लगाओ, खुशी खुशी, कोई डाउट नहीं। लेकिन हम गोइंग टू टेल यू बड़ा बेस्ट फार्मूला। देखो बालक, जैसे मैंने तुमको दे दिया, जैसे मैंने कहा फिनॉल। अच्छा बताओ इन दोनों में नेगेटिव कौन सा ज्यादा है? O नेगेटिव ज्यादा है कि H? तो आंसर आएगा O। अगर वो नेगेटिव एलिमेंट डायरेक्ट कार्बन से जुड़ा है, नेगेटिव एलिमेंट डायरेक्ट कार्बन से जुड़ा है, तो वो वाली चीज ऑर्थो पैरा होगी। मान लो तुमसे पूछे NH2, अब इनडायरेक्टली जुड़ा है, H से ज्यादा नेगेटिव है, इनडायरेक्टली जुड़ा है, H से ज्यादा नेगेटिव है, तो क्या ग्रुप बनाएगा बेटा? ऑर्थो पैरा, बिल्कुल सेम टू सेम इसकी तरह। बट यही खास यहां देखो, यहां ये लेस नेगेटिव है, मोर नेगेटिव इधर है। अगर मोर नेगेटिव दाहिने साइड है, राइट साइड है, और कमजोर आदमी डायरेक्ट कार्बन से जुड़ गया है, तो बेटा वो हमेशा मेटा डायरेक्टिंग देगा। इस वाले केस में देखो ये भयंकर नेगेटिव है कंपैरिजन टू दिस, ये इसलिए मेटा ये भी दे रहा है। ये ट्रिक है तुम्हारी, अगर याद कर सको तो इस तरह याद करो, नहीं तो इनको रट लो, मेटा डायरेक्टिंग है ये। नेगेटिव साइड अगर राइट में हुआ तो समझ जाओ मेटा डायरेक्टिंग है। ये तुम्हारी हेल्प कर दी मैंने इस बात में कि पहचानने में, ऑर्थो मेटा पैरा समझ जाओ। बहुत छोटी छोटी बातें बताऊंगा आपको आज। पेपर में क्वेश्चन आता है भैया, हमने कहा हाँ काला डी ब्लॉक एलिमेंट बड़ा कलरफुल होता है, कारण बताइए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, डी ब्लॉक एलिमेंट कलरफुल होना ही चाहिए, काहे नहीं होना चाहिए? तो देखो बेटा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर, जिनको हम ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ट्रांजिशन मेटल्स। अगर टीचर कहता है व्हाट अ ट्रांजिशन मेटल, तो बड़ा बुरा महसूस होता है मुझे। बच्चा केवल इतना कहता है S ब्लॉक P ब्लॉक के बीच में बेचारे फंस गए हैं, इसलिए इनका नाम ट्रांजिशन हो गया है, ना इधर जा सकते ना उधर जा सकते, ढक्कन को नाली फेंक के। ऐसे बताओ डेफिनेशन। भाई देखो, वो सभी एलिमेंट जिनका आउटर सबसेल कंप्लीट होता है और इनर मोस्ट सबसेल इनकम्प्लीट होता है, हम ऐसे एलिमेंट को ऐसे एलिमेंट को कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। मतलब जैसे स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, ये 21, ये 22, बात नहीं 21 होता है। आर्गन लिख लो, आर्गन मतलब लिखने से 18 तक कॉन्फ़िगरेशन पूरा हो गया। उसके बाद तुरंत भरा जाता 4:2, 18 2 20, बचा क्या बेटा? 20 1 21। ये मतलब 21 का कॉन्फ़िगरेशन आया तो ये लिखा। अभी डी में 10 भर सकते हैं हम, पर फिर भी बाहरी सेल को, चौथी कक्षा को क्या कर दिया हमने? चौथी सेल को भर दिया। जब आउटर सबसेल कंप्लीट हो और इनर सबसेल इनकम्प्लीट हो, ऐसा कहीं भी पाया जाएगा तो भैया होगा ट्रांजिशन मेटल। समझ गया नहीं समझ गया भाई? टाइटेनियम में देखो वही आर्गन 18 18 2 20 3d2, फिर वही 23, वही 24, वही 25 या 26। आपको पता होगा ये स्कैनिंग पैटर्न, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, है ना? करोगे।
लेकिन क्रोमियम पे जब करोगे तो बेटा यहाँ थोड़ा दिमाग सतर्क रहना पड़ेगा। आर्गन 18, 4s1 और 3d5 फॉर स्टेबिलिटी, क्योंकि s में एक ऑर्बिटल होता है, s में एक ऑर्बिटल होता है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन रहे तब भी स्टेबल, 2 रहे तब भी स्टेबल, d में 5 रहे तो स्टेबल, 10 रहे तो स्टेबल, इसके अलावा कभी भी स्टेबल नहीं होता। तो ये एक कर लोगे तभी स्टेबल ही रहेगा। इसके पास अगर मालूम है ऐसे कर देता, भैया तुम 2 हो जाओ, ये 4 रह जाए, बेचारे यार अनस्टेबल दिख रहा है, इसको बुरा लगा कि हम अकेले हैं तब भी स्टेबल है, दुकेले तब भी स्टेबल। तो कहता भाई सुन, तो एक इलेक्ट्रॉन हमसे ले ले। इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया कटसान, ये 5 हो गया, अब ये भी स्टेबल, ये भी स्टेबल, दोनों खुश। इसी तरह जस्ट कॉपर में होता है, यहाँ 3d10 हो जाता है, 4s1 हो जाता है। तो बालक ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टी होती है वो कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं, बिकॉज इनके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल होता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से बेटा पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। एक क्वेश्चन आता है, जिंक, कैडमियम, मरकरी, मैंने कहा इस पूरे लेक्चर में आपको, लेक्चर पार्ट 2 भी कन्वर्ट करूंगा इसको मैं, पार्ट 1 है, देखता हूं कितना मिनट का हो गया, 30 मिनट कवर हो गया। अच्छा तो बेटा अब इतना पढ़ाने के पश्चात मैं पार्ट नंबर 2 भी बनाऊंगा आपको, वो देखिएगा, बस कवर हो जाएगा बहुत कुछ तुम्हारा। तो जिंक, कैडमियम, मरकरी, दे डू नॉट कंसीडर्ड एज अ व्हाट, ट्रांजिशन मेटल। तो आंसर होता बिकॉज देयर डी सबसेल इज कंप्लीटली फील्ड। मान लो कह दिया 3d10 फुल, 4d10 फुल, 5d10 फुल, ऐसा कुछ कह दिया अगर आपने, मतलब डी सबसेल इनका पूरा भरा रहता है भाई, दे आर नॉट कंसीडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट, इन्हें संक्रमण धातु नहीं कह सकते क्योंकि इनका डी ऑफ कोर्स भरा होता है, डी सबसेल भरा है। तो ये सारी जानकारी मैंने आपको दे दी, आपको इस लेक्चर में भरपूर मजा आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।